लोकसभा चुनाव का अंतिम पड़ाव है कल। 8 राज्यों की 57 सीटों पर कल वोटिंग होगी। पीएम मोदी समेत कई दिग्गज मैदान में हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव का अंतिम पड़ाव है कल। लोकसभा चुनाव का अंतिम पड़ाव है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर कल वोटिंग होगी। पीएम मोदी समेत कई दिग्गज मैदान में हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तो 7 चरणों की अगर बात करें, 6 चरण पूरे हो चुके हैं। 7वां चरण 1 जून को 7वें चरण में वोटिंग की जाएगी। 8 राज्यों की 57 सीटों पर कल वोटिंग होगी। बड़ी जानकारी इस वक्त क्या आपको दे रहे हैं। तो सभी दिग्गजों के किस्मत का फैसला जो है वो 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा। हालांकि 1 जून की बात करें तो 1 जून को 7वें चरण का आखिरी चरण जिसको कहा जाएगा चुनाव है, जिसके बाद 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो पीएम मोदी समेत कई दिग्गज मैदान में हैं। 1 जून को वोटिंग होगी। तो देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त क्या आपको दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव का अंतिम पड़ाव है कल। 8 राज्यों की 57 सीटों पर कल वोटिंग होगी। पीएम मोदी समेत कई दिग्गज मैदान में हैं और साथ ही 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। अमित तिवारी, पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अमित, लोकसभा चुनाव का अंतिम पड़ाव जो है आ गया है। कल की बात की जाए तो 1 जून है कल, और साथ ही 7वें चरण के चुनाव कल हो जाएंगे। 4 को नतीजे आएंगे। कल की अगर बात करें तो कल कितने वोट प्रतिशत की बात करें तो कितना रह सकता है, क्या तस्वीरें कल हो सकती हैं? देखिए, जब इसका 2.5 महीने की जो कश्मकश थी, चुनावी प्रक्रिया जो चली, 16 मार्च को देखिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हुआ था। उसके बाद से लगातार जो है चुनाव प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में कल वो अंतिम पड़ाव पर है। कल अंतिम चरण है, 7वां चरण और महत्वपूर्ण चरण है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गज नेता, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी की बात करें, पंजाब में भाग्य आजमा रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अनुप्रिया पटेल हैं। तो ऐसे कई दिग्गज जो है वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। 7वें चरण के चुनाव में उनके भाग्य का भी फैसला मतदाता उन क्षेत्रों के ईवीएम में कैद कर देंगे। 57 सीटें हैं। देखिए, 904 प्रत्याशी जो है वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं भाग्य आजमाने के लिए। और खासतौर पर 57 सीटों की अगर बात करें तो पंजाब के पूरे 13 सीटें जो इस चरण में शामिल हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, जिनमें कंगना रनौत और अनुराग ठाकुर का जिक्र मैंने पहले ही कर दिया। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण सीटें और 13 सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश की भी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अगर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और इसके अलावा कई और दिग्गज, चाहे नीरज शेखर की बात करें, वे भी बलिया से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। इसके अलावा कई और बड़े चेहरे जो भारतीय राजनीति में अपना दखल रखते हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, ऐसे कई चेहरे, और साथ साथ रवि किशन गोरखपुर से और पूर्वांचल की कई सीटें इस चरण में शामिल हैं। तो उम्मीद है कि देखिए, जो पिछले पैटर्न को देखते हुए गर्मी तो भीषण है और गर्मी के बीच ही नौतपा के बीच ही यह चुनाव भी होने जा रहा है। 25 मई को नौतपा की शुरुआत हुई थी और अब तक वो 2 जून तक चलेगा। और ऐसे में 7वें चरण के मतदान के लिए देखिए काफी प्रबंध जो है चुनाव आयोग की ओर से किए हैं। देखने वाली बात है कि कितने सक्सेस वो रहते हैं, क्योंकि मतदान प्रतिशत है वो पहले की अपेक्षा घटा है। तो इस चरण में भी उम्मीद है कि पहले की अपेक्षा थोड़ा कम रह सकता है मतदान प्रतिशत। हालांकि कोशिश जो है चुनाव आयोग की और तमाम उम्मीदवारों की यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने के लिए आएगी। जी, अमिताभ बने हमारे साथ। राजेंद्र जादौन, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, जिस तरीके से कल का अंतिम पड़ाव जो है चुनावों का देखा जा रहा है, कल 1 जून है, 7वें चरण का मतदान कल होगा, क्या तस्वीरें रहेंगी, क्या आप सोच रहे हैं इसको लेकर? देखिए, 6 चरण पूरे हो चुके हैं और कल 7वें चरण का मतदान है। तो 6 चरणों में ये हुआ है कि परसेंटेज लगभग एक समान रहा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके एक लेवल पर ही रहा है। तो 7वें चरण में क्या उम्मीद कर सकते हैं? पहले चरण में जब मतदान प्रतिशत कम रहा था पिछले 2019 के चुनाव के मुकाबले, तो राजनीतिक दलों को एक महसूस हुआ था कि कोई कारण है कि मतदाता मतदान में रुचि नहीं ले रहा है, और उनके तमाम प्रयासों के बाद भी वो मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा सके। तो मैं उम्मीद नहीं कर सकते हम कि ये 7वें चरण में भी कुछ राजनीतिक दल कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आम मतदाता या तो गर्मी एक फैक्टर है, कामकाजी लोग कहीं व्यस्त हैं,
ये है। और एक उदासीनता भी बड़ा कारण है। ये लोगों को लगता है कि मत जो है उनका चला जाता है किसी को भी, लेकिन जो परिणाम उनको मिलने चाहिए वो मिलते नहीं है। चुनावी वायदे पूरे नहीं होना भी एक बड़ा फैक्टर है कि लोग सब्जबाग दिखा देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर उनको आम आदमी को कुछ लाभ मिलता नहीं है। वो धरातल पर जो जिस स्थिति में था उसी में बना रहता है। तो लोग उदासीन हो रहे हैं। ये राजनीतिक दलों को देखना चाहिए कि आखिर में वो वोट हासिल करने के लिए तमाम वादे कर लेते हैं, फिर पूरे नहीं कर पाते। तो ये इस रवैये को बदलने की जरूरत है। राजनीतिक दलों को और अधिक जिम्मेदारी के साथ चुनाव मैदान में आना चाहिए और अपनी राजनीतिक धारा को एक स्वस्थ और स्वच्छ बनाना चाहिए। उससे ही मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। बाकी जो है तमाम तरह के बयान आए, कई और ऐसे मुद्दे उठा दिए गए जो पहले चरण में नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी मत प्रतिशत नहीं बढ़ा। पोलराइजेशन का भी प्रयास किया गया, लेकिन पोलराइजेशन से भी कोई मत प्रतिशत बढ़ाने में कोई सहायता नहीं मिली। तो 7वां चरण मुझे लगता है कि ये है, हालांकि काफी महत्वपूर्ण है। उसमें कई दिग्गजों का, प्रधानमंत्री का अपना खुद का चुनाव भी वहां वाराणसी से होगा और कई प्रमुख सीटों पर कई प्रमुख राजनेता जो राजनीति में जाने पहचाने दिग्गज चेहरे हैं वो सब अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। जी राजेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित तिवारी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, अगर बैठकों की बात की जाए तो 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक भी होनी है, काफी अहम उस बैठक को माना जा रहा है। और साथ ही हरियाणा की अगर बात करें तो जिला अध्यक्षों की भी बैठक है। तो चुनाव जो हुए हैं उसको लेकर समीक्षा भी की जा रही है कहीं ना कहीं। चुनाव हो चुका, मतदान की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। कल अंतिम चरण का मतदान भी हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा है। तो तमाम घटक दलों के साथ वे अपनी बैठक कर रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर दोपहर करीब 3 बजे यह बैठक आयोजित की जा रही है। हालांकि इसमें देखिए कई इनके जो सहयोगी दल हैं उनके नेता नहीं आएंगे। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी नहीं पहुंच पाएंगी, टीएमसी की उनकी सदस्य है, और शासित एम.के. स्टालिन भी इसमें नहीं आएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में देखिए करीब 9 सीटों पर वहां चुनाव है। तो ऐसे में चुनाव प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक वे नहीं आते। ऐसा कहा जा रहा है कि व्यस्तता के चलते वे नहीं आ पाएंगे, लेकिन आगे कोई बैठक होगी तो संभवतः उसमें आएंगे। तो अभी तमाम रणनीति तो बनाई ही जा रही है। और दूसरी ओर लगातार हरियाणा में देखिए समीक्षा बैठकें चल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित तमाम जो बड़े चेहरे हैं उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी की बैठक की। उसमें तमाम जो क्या मतदान प्रतिशत रहा, कितना फीडबैक तमाम क्षेत्रों से लिया गया, कौन से स्थिति कहाँ किस क्षेत्र में कमजोर पाई गई है, उसको लेकर जानकारी जुटाई। और अब जो है वो अगला जो कदम है वो जिलाध्यक्षों से जानकारी लेनी है और जहाँ कहीं कमजोर स्थिति है, कहीं मजबूत स्थिति है, तमाम उन बातों को लेकर समीक्षा करनी है। तो इसको लेकर आज नायब सिंह सैनी जी जिलाध्यक्षों की बैठक ले रही है। उसके बाद तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी है उनके साथ बैठक करेंगे। तो एक बैठकों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। और निश्चित रूप से देखिए जब चुनाव हो गया है तो उस दौरान जब तक परिणाम नहीं आता, 4 जून का तारीख का तय है जो परिणाम आएगा, उससे पहले तमाम समीक्षाओं का और तमाम जो दूसरे बातें हैं उनको चर्चा करनी जरूरी है। और इसी कार्यक्रम में जो है अगले रणनीति बनाने के लिए तमाम जो दल हैं वो लग गए हैं। जी अमिताभ बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। राजेंद्र, जिस तरीके से आपने कहा कि राजनेता जो हैं उनको साफ राजनीति करनी चाहिए, वोट प्रतिशत लगातार कम हो रहा है, पहले चरण की बात करें तो अब आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि सामान्य ही रहेगा। तो मीटिंग्स जो लगातार अब होनी शुरू हो रही हैं, 1 तारीख की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, आज हरियाणा में भी मीटिंग है, जो चुनाव हुए हैं उनको लेकर भी समीक्षाएं की जा रही हैं। क्या लगता है इससे क्या किस तरीके की तस्वीर रहेंगी? क्या वो आगे जिस तरीके से आपने कहा कि उन्हें साफ राजनीति करनी चाहिए जिससे कि वोट प्रतिशत बढ़े, तो क्या कुछ फायदा हो सकता है? नहीं, देखिए अभी राजनीतिक दल कितने जिम्मेदारी उन्होंने महसूस की है कि गिरते हुए मतदान प्रतिशत का फैक्टर क्या है, वो अपनी गैर जिम्मेदारी को वो स्वीकार करते हैं कि नहीं करते, ये देखने की बात होगी। हालांकि अभी तो राजनीतिक दल जो है वो चुनाव से निवृत्त होने के बाद समीक्षाएं ये कर रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस एक तरह का वो अपना एग्जिट पोल देखेंगे कि वो कहाँ क्या रहा मतदान और कहाँ किसके पक्ष में रहा, वो क्या कौन सी सीट जीतने जा रहे हैं, कल क्या स्थिति रहने वाली है और आगे की रणनीति रिजल्ट आने के बाद क्या होगी। और आने वाले जैसे हरियाणा में है कि लोकसभा चुनाव में वो उनको ये महसूस मुझे लगता है कि बयानों से लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर कमजोरी महसूस हुई है। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बोगस वोटिंग कराने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वो अधिकारी और कर्मचारियों पर दोषारोपण कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि कहीं उन्होंने कमजोरी महसूस की है, इसलिए बोगस
वोटिंग का आरोप लगा रहे हैं। तो आगे वो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो अब समीक्षा बैठक में तो ये तय करना है कि लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रही, क्या मुद्दे थे प्रदेश में, और विधानसभा चुनाव में किस तरह से, किन मुद्दों पर और किस तरीके से एक बहुमत हासिल किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। या आगे की रणनीति, आगे की राजनीति में किस तरह से अपने वो रणनीति तय की जाए आगे की राजनीति में, वो उस पर विचार करेंगे, उस पर मंथन होना है। और नेशनल लेवल पर भी उन्होंने जैसे वो इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है, तो उसमें भी इसी तरह से विचार करना है कि क्या परफॉर्मेंस रही और मतदान का पैटर्न क्या रहा। क्योंकि ये है कि चलिए रिजल्ट तो मशीन में मतगणना से ही आएगा, लेकिन पैटर्न का पता चल जाता है, माहौल में बातचीत होती है और पैटर्न मतदाता कहाँ किसको दे रहा है वो ठीक तरीके से चुनाव एजेंटों के जरिए भी महसूस हो जाता है कि क्या स्थिति रही है और किसके पक्ष में वोटिंग हो रहा है। तो ये उनको पता चलेगा, तो उसी के आधार पर उनको तय करना है। और चुनाव में क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों ने हमें जो है पीछे धकेला, या किन मुद्दों को उठाकर हम आगे रहे, इन सब बातों पर ये पूरी रणनीति है, इस पर मंथन होगा। लेकिन राजेंद्र जी, जिस तरीके से मंथन अब होगा, बैठकें होंगी, लगातार अब बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी राजनेता दल हैं या राजनीति जो करते हैं, वो सभी इससे पहले जब चुनाव शुरू होते हैं उससे पहले भी कहीं ना कहीं समीक्षाएं की जाती हैं, बैठकों का दौर लगातार जारी हो जाता है और पूरी चुनावी रणनीति बनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं पहले से भी सोच समझ कर किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वोट प्रतिशत कम हो रहा है तो ये एक बड़ा सवाल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। तो मुझे लगता है कि सिर्फ अपने चुनाव जीतने की रणनीति पर विचार करते हैं। अब उनको ये लगता है कि मतदान प्रतिशत घट गया या बढ़ गया, लेकिन हार जीत पर तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा, उनका सोच ये है। लेकिन ये वो नहीं सोचते कि जिस लोकतंत्र में उनको ये आजादी मिली है, चुनाव लड़के सत्ता हासिल करने की आजादी मिली हुई है, उस लोकतंत्र में, उस चुनाव प्रणाली पर ही लोगों का विश्वास घट रहा है और आगे चल के क्या होगा, ये उनको विचार करने की जरूरत है। इस पर मुझे लगता है कि वो इस पर कोई विचार नहीं करते। मतदान प्रतिशत कम होता है तो इस पर कोई राजनेता बोलता नहीं कि क्यों बोल रहा है, क्यों कम हो रहा है। कोई राजनेता बोला, आपने देखा अभी तक के इस चुनाव प्रक्रिया में 7वें चरण तक किसी राजनेता ने मतदान प्रतिशत कम होने पर नहीं कहा कुछ भी। वो ये जरूर कहता रहा है कि अगर ये मतदान प्रतिशत कम है तो ये पार्टी हार रही है, हम जीत रहे हैं, या हम हार रहे हैं, वो जीत रहे हैं। वो हार जीत का फैसला करते हैं, हार जीत की गणना करते हैं। वो ये नहीं देखते कि मतदाता कहाँ उसका मतदाता का मोह भंग हो रहा है, चुनाव प्रक्रिया से वो दूर हट रहा है। चुनाव प्रक्रिया में उसका शामिल होना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर ये तो ये है कि 60-65% मतदाता की सरकार होती है, बाकी 35% तो अलग ही है उससे। तो फिर ये पूरी तरह से लोकतंत्र में कहीं ना कहीं अधूरा माना जाएगा। लेकिन इस पर कोई ना तो कोई कोर्ट ध्यान देता, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ध्यान देती, ना कोई बड़ा राजनेता इस पर गौर करता। राजेंद्र जी, आपके पास लौटूंगे। अमित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरीके से राजेंद्र जी भी कहते हुए नजर आए हैं कि वोट प्रतिशत कम हो रहा है और साथ ही किसी भी नेता की प्रक्रिया जो है अभी तक वोट प्रतिशत को लेकर सामने नहीं आई, ये भी एक बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से वोट प्रतिशत घटना जो है वो चिंताजनक बात है। इसका मतलब कि लोकतंत्र की जो प्रणाली है, चुनाव प्रणाली, उससे लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार का वोटिंग पैटर्न रहा है पिछले दिनों में देखने को मिला है, पिछली बार 2019 में बम्पर वोटिंग की हुई, लेकिन उस समय एक भावनात्मक लहर से लोग जुड़े हुए थे। पुलवामा अटैक हुआ था और कई मसले थे जिसको लेकर एक भावनात्मक तौर पर लोगों में जोश था, तो उन्होंने वोटिंग बढ़ चढ़ कर की। लेकिन जो पैटर्न घट रहा है उसको लेकर एक चिंता की बात है। और यह भी सही है कि दूसरे जो राजनेता जो है वे अपने हार की और जीत की समीक्षा तो करने में लग जाते हैं, लेकिन वोट प्रतिशत घट रहा है उसको लेकर कोई क्या वे अपनी तरफ से क्या योगदान दे सकते हैं। हालांकि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अच्छी पहल की कि उन्होंने तमाम जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक चरण में अपने तमाम जो सोशल मीडिया हैंडल है उनके जरिए एक अपील जरूर मतदाताओं से की कि वे ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी को तय करें। लेकिन वोट प्रतिशत घट रहा है, इसको लेकर कोई अभियान चलाया जाए, ऐसा कोई राजनेता करता हुआ दिखाई नहीं देता और न ही चिंता जताता है। और अभी भी देखिए वोटिंग प्रतिशत घटा है तो उसको लेकर भी लोग असमंजस में है। कोई इसे एंटी इनकम्बेंसी मानता है, कोई सत्ता के पक्ष में मानता है, तो इसको लेकर अभी भी बातचीत चल रही है। लेकिन मतदान प्रतिशत बढ़े और लोकतंत्र में लोग ज्यादा से ज्यादा जो चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लें, तभी एक अच्छे लोकतंत्र की जो है वो सफलता उसमें मानी जा सकती है। जी, जिस तरीके से अमित बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और साथ ही इंडिया गठबंधन भी बैठक कर रहा है, हरियाणा में भी बैठकें हो रही हैं, और साथ ही अगर इस बैठक को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाए तो अहम माना जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक को अहम माना जा रहा है हरियाणा में।
बिल्कुल चविष्का, देखिए हरियाणा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि इन किन विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत कम आया है और उस वोटिंग प्रतिशत के कम होने का जो नुकसान है वो, हालांकि उसका सही पैमाना तो निकलकर जो है वो 4 जून को मतगणना के बाद ही आएगा, लेकिन एक अनुमान के आधार पर, एक रुझान के आधार पर कि जो लगातार सियासी गलियारों में भी चर्चा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग जो हुई है वो ज्यादा हुई है और शहरी क्षेत्रों में कम हुई है, उसका नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ऐसे इसी तरह के पैटर्न को देखते हुए उसकी समीक्षा करने में ही जो है तमाम दल जुटे हैं, और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सत्तारूढ़ दल है, वो पिछले 9.5 साल से सत्ता में है और उन्हें दोबारा से अभी विधानसभा चुनाव में 4 महीने के 5 महीने के अंतराल के बाद जाना है। तो ऐसे में वे अपनी और ज्यादा तैयारी, और कहाँ उन्हें जो है वो नुकसान होता दिखाई दे रहा है, कहाँ उनकी मजबूत स्थिति है, इन तमाम चीजों पर जो है वो पहलुओं पर चर्चा करने के लिए ये बैठक जिलाध्यक्षों के माध्यम से जो फीडबैक ले रहे हैं, और कहाँ किस जिलाध्यक्ष की जो कमजोरी रही, कहाँ पदाधिकारियों की कमजोरी रही, कहाँ पन्ना प्रमुख जो है वो ढीले दिखाई दिए, संगठन कहाँ ढीला दिखाई दिया, सत्ता का क्या, सत्ता का तो देखिए मशीनरी तो सरकारी काम नहीं कर सकती, लेकिन संगठन काम करता है, तो संगठन कहाँ कमजोर रहा, इन तमाम बातों की चर्चा जो है वो बैठकों के जरिए ही होगी, और अब बैठकों का दौर हरियाणा में शुरू हो गया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव पर नजर है। बिल्कुल, ये जरूरी भी हो जाता है। अमित, राजेंद्र जी, जिस तरीके से कल वाराणसी में भी चुनाव है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो सीधे तौर पर इसको कैसे देखा जाए? कांग्रेस भी वहां से, अगर अजय राय की बात की जाए, वो मैदान में है और 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव जीत भी चुके हैं, लेकिन अगर इस बार 2024 की बात की जाए तो तस्वीरें क्या रहेंगी? नहीं, देखिए वाराणसी में तो प्रधानमंत्री जी की स्थिति काफी मजबूत है। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र पर पूरा ध्यान दिया है और मतलब नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने रोड शो किया, और उसमें जिस तरह से लोग उमड़ पड़े उस रोड शो को देखने के लिए, उससे लगता है कि उनकी स्थिति तो ठीक है कि वो कड़ा मुकाबला करेंगे अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी का। अब हार जीत का फैसला तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो तो वोटिंग और मतगणना से ही होगा, लेकिन स्थिति बता सकते हैं कि स्थिति वहां मजबूत है, क्योंकि रोड शो से ही ये है कि नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो किया और अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया था, तो उसमें बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा वाराणसी का, और वो लगातार अपने वाराणसी चुनाव क्षेत्र का दौरा करते रहे हैं। ये भी बताया गया है कि कई बार उन्होंने दौरा किया है, तो वो अपने मतदाताओं के साथ एक जुड़ाव लगातार बनाते रहे और उन्होंने लगातार उसको एक भावात्मक जुड़ाव में बदलने का भी प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि वाराणसी में तो उनकी स्थिति मजबूत है। बाकी मतगणना से पता चलेगा, कल मतदान होना है, मतदान के बाद मतगणना होगी तो पता चलेगा कि वास्तव में परिणाम क्या है। ये है, तो अब जहां जो है जो दल अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं, अगर हम ये कहते हैं कि मतगणना से पता चलेगा या स्थिति मजबूत है या मुकाबला है, तो वो कहेंगे आप फला पार्टी के प्रवक्ता है, और पता नहीं परिणाम आने के बाद फिर वो हमें किस पार्टी का प्रवक्ता ठहराएंगे। तो ऐसा भी है राजनीतिक दलों में, जैसे हरियाणा में चल रहा है कि वो कांग्रेस कह रहे हैं हम 10 के 10 सीट जीत रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है 10 के 10 जीत रहे हैं। अगर ये कह दिया जाए कि 2 सीट ऐसी है और बाकी में कड़ा मुकाबला है, तो वो कह देते हैं कि ये तो फलाने पार्टी के प्रवक्ता है, इसलिए इस तरह से कह रहे हैं। वो जो राजेंद्र जी, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो बिल्कुल मजबूत हैं वाराणसी की अगर बात करें तो, लेकिन और भी जो अन्य नेता हैं उन्होंने भी रोड शो किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की खबरें और अटकलें सामने आती रहती है कि कौन कहां से वीक है, लेकिन 4 तारीख को जो है नतीजे क्लियर हो जाएंगे। क्या लगता है तस्वीरें क्या रहेंगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि इस बार निश्चित तौर पर कोई कुछ भी महसूस करे, लेकिन मुकाबला है इस बार, इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में मुकाबला है जी। लेकिन किसी की भी स्थिति बहुत कमजोर नहीं कही जा सकती। ये माना जा रहा था कि अब इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी भिन्न रहेगी, कि जैसे जीत का अंतर कम हो जाएगा, कुछ सीटें भी कम हो सकती हैं, लेकिन अब हम ये कह दें कि ये इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम तो सरकार बना रहे हैं, और उनके चेहरे और बातचीत में भी इस तरह की खुशी नजर आ रही है कि जैसे वो जीतने ही जा रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हम तो 6 चरण में ही बहुमत हासिल कर चुके हैं जी, और 7वां चरण तो उनको और सरप्लस करेगा, वो सरप्लस करेगा 7वां चरण। तो अब वो देखते हैं कि परिणाम क्या होता है, लेकिन मुकाबला दिखाई दे रहा है जी। ये मानना पड़ेगा कि अब ये है जैसे मुद्दे पैदा हो गए 2019 के बाद और 2024 के बीच में, जो मुद्दे पैदा हुए हैं, जो लोगों की समस्याओं को लेकर और राजनीतिक दलों के व्यवहार को लेकर जो मुद्दे पैदा हुए हैं,
वो मुद्दे जो है विपक्ष को भी कहीं ना कहीं ताकत दे रहे हैं और वो ताकत के साथ खड़ा हुआ। और यही एक कारण रहे कि मुद्दों के चलते हुए ही विपक्षी दल प्रेरित हुए कि एक गठबंधन बनाकर और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। तो उन्होंने गठबंधन बनाया और गठबंधन लगभग नीतीश कुमार जी जो है पहल करने वाले थे, उनके बाहर होने के बावजूद गठबंधन रहा और उसने मिलकर चुनाव लड़ा अभी तक। और वो कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि गठबंधन बहुत सफल रहा है, वो मजबूती के साथ खड़ा है और मजबूती के साथ उसने चुनाव लड़ाया और हम सरकार बनाए। तो ये स्थिति है, मुकाबले की स्थिति है।